हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। पिछले वीडियो में मैंने मेंस के मॉक टेस्ट से जुड़ा हुआ पेपर थर्ड का मतलब कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट के दौरान लिया जा रहा है वो उसका आंसर मैंने आप तक पहुँचाने का काम किया था। अब हम पेपर 4 से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव उसके विषय में आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव के विषय में सभी क्वेश्चन का बताएंगे और मेंस के क्वेश्चन में 2 पीए से और 2 इंडियन पॉलिटी से आपको हम एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे हमको ये आंसर लिखने हैं। उम्मीद है आप लोगों ने पिछला वीडियो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देख लीजिए। कल ही मैंने ये भी बताया था कि अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वीडियो के साथ उसका लिंक भी मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसके थ्रू टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ आपको क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन को देखिए और फिर अपने से आंसर कीजिए और फिर वीडियो के माध्यम से अपने आंसर को दुरुस्त करने का प्रयास कीजिए। चलिए तो फिर हम लोग आज का क्वेश्चन को भी शुरू करने का काम करते हैं। चलिए हम लोग फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंडियन पॉलिटी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखने का काम करते हैं। पहला क्वेश्चन, संविधान सभा के किस सदस्य ने मौलिक अधिकार को 2 भागों न्यायोचित एवं गैर न्यायोचित में बांटने की बात कही थी? इसका आंसर है BN राव। यहाँ पर थोड़ा सा संदर्भ समझ ले कि जब संविधान सभा में इस विषय पर बात हो रही थी तो 2 तरह के मूल अधिकार दिए जाने की बात हुई थी। मतलब कि बात तो हुआ कि कई सारे अधिकार दिए जाने चाहिए, लेकिन सभी अधिकारों को एक साथ दे पाना संभव नहीं था उस दौरान। इसीलिए BN राव के सुझाव पर 2 भाग में इसको बांटा गया। एक न्यायोचित जो फंडामेंटल राइट्स हो गया और जो गैर न्यायोचित वो हो गया राज्य का नीति निर्देशक तत्व। तो आंसर इसका है BN राव, मतलब ऑप्शन सी। नंबर 2, सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? सबसे पहले ये जान ले कि सांसदों के योग्यता के संदर्भ में जो योग्यता है वो निर्धारित संसद करती है, ठीक है। लेकिन किसी सांसद के चुनाव के बाद अगर विवाद हो तो इसका जो निर्णय होता है वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव आयोग के सिफारिश पर ही ये काम कर सकते हैं और ये व्यवस्था भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 में दिया हुआ है, जो कि चुनाव आयोग का अर्ध न्यायिक अधिकार भी कहलाता है, क्वैसी जुडिशियल पावर भी कहलाता है। तो आंसर है इसका ए, चुनाव आयोग के सिफारिश पर राष्ट्रपति, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 103 में है। नंबर 3, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यहां एक से अधिक ऑप्शन आपको चूज करने हैं। आप ऑप्शन को देखिए, इसका आंसर हम बताते हैं। आंसर है केवल 4। अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब राज्य विधानसभा का अवकाश हो, मतलब उस समय इसका सत्र नहीं चल रहा हो। तो आंसर इसका सही होगा केवल 4, मतलब ऑप्शन डी। यहां पर एक बात और जान लीजिए कि वैसे किसी विधेयक पर जिसको कि राज्यपाल के लिए संवैधानिक बाध्यता है कि वो उसको राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखे, वैसे विषय पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। साथ ही फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करने वाला भी कोई अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। अध्यादेश आप सब जानते हैं कि अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल का एक महत्वपूर्ण विधायी अधिकार मतलब कि लेजिस्लेटिव पावर है। नंबर 4 को देखिए, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है? दोनों जगह में संसदीय प्रणाली है। पहला बात तो ये, भारत की संसदीय व्यवस्था भी वहीं से ली गई है, बावजूद इसमें एक अंतर है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली, और वो ऑप्शन है सी, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली। यहां पर इस बात को समझिए कि ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है, मतलब संसद के द्वारा पारित कानून ही सर्वोच्च है, ठीक है। उधर अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है, मतलब कि अगर संसद ने किसी कानून को पारित किया और न्यायपालिका के नज़र में अगर वो गलत है तो वो उसको खारिज कर सकती है। लेकिन भारत में है कि संसद के द्वारा पारित कानून को जुडिशियल रिव्यू के दायरे में रखा जाता है। तो ये अमेरिका से अंतर है, इसीलिए इसका आंसर होगा सी, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली। नंबर 5, व्हाट इज
व्हाट डज प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन, मतलब कि निवारक निरोध का अर्थ क्या है? तो इसका सीधा सा अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आप सब जानते हैं कि निवारक निरोध कानून जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है और सबसे पहले 1950 में निवारक निरोध कानून पारित किया गया था। ठीक है, नंबर 6 को देखें। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। पीछे क्वेश्चन भी पार्लियामेंट्री सिस्टम से था। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, यहां पर ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, क्योंकि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और यह उत्तरदायित्व जो होता है यह सामूहिक होता है। नंबर 7, संसद सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के अलावा अन्य किसी भी विषय पर रिट जारी करने की शक्ति दे सकता है। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में? अधिकांश लोगों ने इसका आंसर या तो 32 किया है या फिर 226। ठीक है, लेकिन इसका आंसर है 139। ठीक है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय सामान्य तौर पर फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन की स्थिति में ही रिट जारी कर सकती है, लेकिन आर्टिकल 139 के तहत यह पावर उसको दिया जा सकता है हाईकोर्ट के समान कि वो अन्य मूल अधिकार को या अन्य अधिकारों के हनन की स्थिति में भी रिट जारी कर सके। यद्यपि इस आर्टिकल का अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है। बाकी 32 सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जारी करने का अधिकार है, 226 हाईकोर्ट के रिट अधिकारिता संबंधित है और 129 है सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब कि अभिलेख न्यायालय। अब नंबर 8 को देखें। मृत्युदंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना राष्ट्रपति की क्षमादान से संबंधित किस अधिकार के अंतर्गत आता है? राष्ट्रपति का क्षमादान आर्टिकल 72 के तहत आता है। उसमें कई सारे प्रकार के क्षमादान का उनको अधिकार दिया गया है, जिसमें से इस सवाल का जो जवाब है उसका आंसर है प्रविलंबन। अब बाकी को थोड़ा सा जान ले। परिहार मतलब आदेश की प्रकृति को बदले बिना दंड की मात्रा को कम कर देना, मतलब जो दंड दिया गया है दंड वही दिया जाएगा लेकिन उसकी मात्रा कम कर दी जाएगी, जैसे कि 5 वर्ष का सजा को घटा करके 2 वर्ष या 3 वर्ष कर देना। विराम का मतलब हुआ किसी विशिष्ट अवस्था के कारण दंड की कठोरता को कम कर देना। और लघुकरण मतलब कम्यूट, इसका मतलब हुआ कि कठोर प्रकृति के जो दंड है उसके स्थान पर हल्की प्रकृति का दंड दिया जाए, जैसे कि सश्रम कारावास अगर सुनाया गया है तो उसको राष्ट्रपति चेंज करके साधारण कारावास में कन्वर्ट कर सकते हैं या मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में कन्वर्ट करने का अधिकार रखते हैं। तो ये 8 का आंसर है ए और बाकी के विषय में आपको मैंने बताने का काम किया। नंबर 9, किस समिति ने सिफारिश दिया था कि अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। आंसर है इसका राजमन्नार आयोग। राजमन्नार आयोग 1969 में गठित की गई थी और इसने 1970 में अपना रिपोर्ट दिया था। इसमें इस बात के अलावा कि अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाना चाहिए, मतलब IAS IPS नहीं होने चाहिए, इस बात के अलावा इसने इंटर स्टेट काउंसिल के गठन की बात भी कही थी। हालांकि आपको पता होगा कि आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट के गठन का प्रावधान ऑलरेडी मूल संविधान में है, लेकिन फिर भी पहली बार यह 1990 में इंटर स्टेट काउंसिल गठित हुआ था। इसके अलावा राजमन्नार आयोग का एक और बड़ा महत्वपूर्ण सिफारिश है कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उस पर राज्य सरकार को अधिकार दिया जाना चाहिए। अभी केंद्र को अधिकार है अवशिष्ट शक्ति पर, इस पर उन्होंने राज्य सरकार को अधिकार देने की बात कही थी। तो खैर इसका आंसर राजमन्नार है और उससे जुड़ी हुई कुछ और बातें मैंने आपको बताई। अब बाकी ऑप्शन को भी प्लीज देख लें। प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 69 तक का पीरियड के लिए है, मतलब 66 में यह एस्टेब्लिश हुआ, 69 में इसने रिपोर्ट दिया। प्रशासनिक सुधार आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था MC सीतलवाड़ और इन्होंने जो मुख्य सिफारिश दी थी वो ये था कि संविधान में संशोधन किए बिना राज्यों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। एक्चुअली ये चारों आयोग जो है वो सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित है। तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा कि संविधान में संशोधन किए बिना राज्यों को और स्वायत्तता दी जानी चाहिए। सरकारिया आयोग शायद केंद्र राज्य संबंध पर सबसे महत्वपूर्ण
आयोग है ये सब जान रहे होंगे। 1983 में गठित हुआ, 87 में इसने रिपोर्ट दिया और इसकी कई सारी महत्वपूर्ण सिफारिशों में से 2-3 अगर हम बता सके तो राज्यों को ऋण देने की पद्धति पर विचार किया जाना चाहिए, ये सिफारिश उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा कि समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने से पहले केंद्र और राज्य के बीच में विचार विमर्श कर लिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात सरकारी आयोग ने कहा था कि केंद्र से संबंधित जो प्रावधान संविधान में दिए गए हैं उसमें न तो संशोधन उचित है और नहीं ऐसा करना जरूरी या आवश्यक, क्योंकि भारत के संघात्मक शासन व्यवस्था के बावजूद केंद्र का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है ताकि देश की एकता और अखंडता कायम रख सके। ठीक है, इसके अलावा एक और कमेटी जो है भगवान सहाय समिति, भगवान सहाय समिति का एक रिकमेंडेशन है कि मंत्री परिषद और राज्यपाल को आपस में मधुर संबंध बना करके रखना चाहिए। ठीक है, और इंडियन पॉलिटी से 10वां क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई स्वतंत्रताएं किसे प्राप्त हैं? सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को यह प्राप्त है। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन इरेलेवेंट हो जाते हैं। भारत के सभी निवासी को नहीं हो सकता है, निवासी वो भी हो सकता है जो विदेश से आकर के यहां भी रह रहा हो लेकिन वो नागरिक नहीं है तो उसको नहीं मिलेगा। भारत में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति को जन्म के आधार पर नागरिकता का कॉन्सेप्ट भारत के संविधान के तहत नहीं है, सिर्फ संविधान में है भारत के नागरिकों को। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, क्योंकि 19 के तहत जो 6 फ्रीडम है वो सिर्फ भारत के नागरिक को प्राप्त है। नंबर 11, संसद के दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति में किस प्रकार के विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? सबसे पहले तो आप सिर्फ इतना जरूर याद कर लें कि ज्वाइंट मीटिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ संसद के केस में होता है और संसद के केस में सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक पर होता है। ठीक है, क्योंकि साधारण विधेयक किसी भी हाउस में रखा जा सकता है, पहले सदन से पारित होकर के अगर दूसरा सदन में जाए, दूसरा सदन उसको अस्वीकार कर दे या दूसरा सदन उसमें संशोधन करे लेकिन उस संशोधन से पहला सदन संतुष्ट ना हो या दूसरा सदन बिना कोई कार्रवाई किए साधारण विधेयक को 6 महीना तक अपने पास लटका के रखे, अपने पास रोक के रखे, तब माना जाता है कि दोनों हाउस में मतभेद हो गया है। इसके बाद अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति ज्वाइंट मीटिंग कॉल करते हैं जिसकी अध्यक्षता 118 के तहत लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और फिर निर्णय बहुमत से लिया जाता है। 11 क्वेश्चन यहां इसमें इंडियन पॉलिटी से थे। रेस्ट जो 9 क्वेश्चन और हैं पेपर 4 में वो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से देखने को मिलेंगे। नंबर 12 को देखें, किसने लोक प्रशासन को अच्छी जीवन का साधन माना है? इसका आंसर है ए, एल.डी. व्हाइट। ठीक है, चूंकि बहुत सारे स्टेटमेंट है इसलिए यहां पर अभी हम और कुछ नहीं बता रहे हैं। हैमिल्टन के विषय में बता दें कि हैमिल्टन ने पहली बार लोक प्रशासन शब्द का इस्तेमाल किया था। यह और बात है कि लोक प्रशासन के जनक कोई और माने जाते हैं, ठीक है, वुड्रो विल्सन माने जाते हैं, लेकिन पहली बार लोक प्रशासन शब्द का इस्तेमाल हैमिल्टन ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, न्यू का प्रजातंत्र मतलब कि डेमोक्रेसी ऑफ बॉटम रिक्वायर्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर है डिसेंट्रलाइजेशन। प्रजातंत्र का न्यू डिसेंट्रलाइजेशन से ही पूरा हो सकता है, तो बी केंद्रीकरण इसका आंसर है। नेक्स्ट नंबर 14, एक संविधान की रचना तो सरल है परंतु क्रियान्वयन कठिन है, किसका कथन है? यह कथन है वुड्रो विल्सन का, जिनको कि फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है। नंबर 15, भारत सरकार ने लेखांकन और लेखा परीक्षण के कार्यों को किस वर्ष अलग कर दिया? ये कैग का ही काम हुआ करता था, ठीक है, पहले वो लेखा परीक्षण और अकाउंटिंग दोनों का काम करता था, लेकिन 1976 से सिर्फ ऑडिट करने का काम सीएजी के हाथ में है, तो ये आंसर होगा 1976। नंबर 16, प्रतिबद्ध नौकरशाही तंत्र से तात्पर्य लोक सेवकों के किसके प्रति प्रतिबद्धता से है, मतलब उनका कमिटमेंट किसके प्रति होगा? आंसर है संविधान के प्रति। बहुत लोगों ने जनता के प्रति इसका आंसर किया है, बट इसका आंसर होगा संविधान के प्रति। नंबर 17, मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? आंसर है फेलिक्स निग्रो, ऑप्शन ए। बाकी का भी देख लीजिए चूंकि नाम बहुत बड़े बड़े हैं। एल.डी. व्हाइट, इनका जो किताब था, जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हम रिपीट करते रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा उन्होंने द रिपब्लिकन एरा भी लिखा है, एल.डी. व्हाइट की हम बात कर रहे हैं।
अब एफ जे गुडनाउ को फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। ठीक है, वैसे ओवरऑल तो वुड्रो विल्सन है ही, लेकिन गुडनाउ के संदर्भ में ये बात भी कहा जाता है कि अमेरिका में लोक प्रशासन के वो जनक हैं। खैर, उनका जो किताब का नाम है वो है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन और स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, और वुड्रो विल्सन का जो किताब है उसका नाम है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये किताब 1887 में आई थी और इसी पुस्तक से लोक प्रशासन जो है एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया था। नंबर 18, प्रशासन सहकारी मानव प्रयास का एक प्रकार है। ये बात कही थी डी वाल्डो ने, ऑप्शन बी, और इनका किताब का नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस। तो डी वाल्डो का ये किताब का नाम था और उनके द्वारा ही ये बातें कही गई हैं। अब नंबर 19, कोठारी समिति की सिफारिश मुख्य रूप से संबंधित है, तो ये संबंधित है भर्ती एवं चयन प्रक्रिया से, क्योंकि कोठारी समिति 1976 में गठित हुई थी, मतलब रिपोर्ट आया था और उनके रिपोर्ट के आधार पर 1979 में ही संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में शुरू हुई। मतलब कि 1979 में प्रीलिम्स को जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो कोठारी समिति के रिकमेंडेशन पर ही किया गया था। और ऑब्जेक्टिव का आखिरी क्वेश्चन, जिला स्तर पर कलेक्टर का ऑफिस और पद किसने संगठित किया था? आंसर है इसका वारेन हेस्टिंग्स। तो ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पर। अब यहां पर आपको 4 क्वेश्चन देख रहे हैं जो इंडियन पॉलिटी से है। चलिए पहला क्वेश्चन को देखिए। राज्य विधानमंडल की संरचना को बताते हुए उसकी शक्तियों की समीक्षा करें। ठीक है, उनके पावर को रिव्यू करना है। तो एक तरफ राज्य विधानमंडल और दूसरी ओर उनकी शक्ति, और शक्ति का समीक्षा मतलब कि शक्तियों का लिमिटेशन कहां पर है। तो राज्य विधानमंडल के विषय में बताएंगे तो हम लोग उसका इंट्रोडक्शन कैसे बनाएंगे कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है और संघात्मक व्यवस्था के तहत राज्यों में भी उत्तरदायी सरकार का स्थापना वैसे ही किया गया जैसे कि केंद्र में है। जिस तरीके से केंद्र में संसद के रूप में एक विधायिका होती है, ठीक उसी तरीके से विधानमंडल के रूप में राज्य विधानमंडल का मतलब विधायिका का निर्माण किया गया है। राज्य विधानमंडल का प्रावधान आप आगे बताइए कि भाग 6 में है और आर्टिकल 168 से 212 तक में इसमें प्रावधान है। विधानमंडल 168 में आता है, 168 में, और ये यूनिकैमरल मतलब एक सदनीय या फिर द्विसदनीय हो सकता है। थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर बना दीजिएगा फ्लो चार्ट के तहत। यूनिकैमरल मतलब कि एक सदनीय जब होगा तो राज्यपाल और विधानसभा से इसकी रचना होगी, और जब बाईकैमरल होगा, द्विसदनीय होगा, तो राज्यपाल विधानसभा अनिवार्य अंग के रूप में और साथ ही साथ विधान परिषद भी होगी। विधान परिषद अपर हाउस और विधानसभा लोअर हाउस। ठीक है, इसके बाद इसके इस संरचना को बताते हुए बताइए कि अलग अलग राज्य में इसका संख्या अलग अलग है, क्योंकि राज्य की जनसंख्या के आधार पर विधानमंडल की संख्या तय होती है। झारखंड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो झारखंड के विषय में बता दीजिए कि यहाँ पे विधानमंडल का संख्या जो है वो 81 है। ठीक है, अब इसके बाद इनके अधिकारों पर जाएं। क्वेश्चन जैसा है कि शक्तियों की समीक्षा करें, तो इसमें उनके विधायी अधिकार को बताइए, जिसमें आप जानते हैं कि राज सूची के विषयों पर उनको कानून बनाने का अनन्य अधिकार है। समवर्ती सूची पर भी बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। वित्तीय अधिकार बताइए आप विधानसभा का या विधानमंडल का। कैसे? विधानसभा अगर है तो सिर्फ सारा काम वित्त से संबंधित वही होगा। द्विसदनीय व्यवस्था है तो ठीक वही प्रोसेस होगा जो कि केंद्र में संसद का होता है। धन विधेयक है तो पहले विधानसभा में ही रखा जाएगा। ठीक है, फिर कार्यकारिणी अधिकार दिखाइए, जिसमें कि आप बताइए कि विधानसभा का अपने मंत्री परिषद पर पूर्ण नियंत्रण होता है। अन्य कार्य में जाकर के आप बताइए कि राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेते हैं। संविधान संशोधन में मुख्य भूमिका तो नहीं है, लेकिन कई सारे ऐसे मतलब संशोधन है जिसमें कि राज्यों का अनुसमर्थन का आवश्यकता होता है, तो वहां इनकी भूमिका होती है। इन चीजों को बताते हुए आप बताइए कि इस तरीके से राज्य विधानमंडल का राज्य में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन इसके बावजूद इसकी जो शक्तियां हैं वो असीमित नहीं है, क्योंकि संविधान के कुछ ऐसे संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जब इनके अधिकारों को सीमित किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए बहुत सारी चीजें आप निश्चित तौर पर जानते होंगे कि राज्य सूची के कुछ विषय पर राज्य विधानमंडल तब तक कानून नहीं बना सकता है जब तक कि राष्ट्रपति
उस पर कानून बनाने की अनुमति न दे, जैसे कि अंतर्राज्यीय परिषद से जुड़ा हुआ कोई विधेयक हो। ठीक है, इसी तरीके से इमरजेंसी के टाइम में आप जानते हैं कि राज्य सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल का नहीं, संसद का अधिकार होता है। 356 राष्ट्रपति शासन के दौरान भी ऐसा होता है। राज्य विधानमंडल हाई कोर्ट के अधिकार को कम करने संबंधी कोई विधेयक पारित नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के कार्यकलाप और आचरण के संदर्भ में विधानसभा में कुछ नहीं बोल सकता है। समवर्ती सूची पर विवाद होगा तो संसद का कानूनमान होगा। इसके अलावा राज्य सूची के विषय पर अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके और उसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस पर फिर संसद कानून बनाती है। तो इस तरीके से इनके अधिकारों की अपनी सीमाएं हैं। यद्यपि संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन केंद्र को मजबूती देते हुए उन परिस्थितियों का भी वर्णन किया गया है जहां का राज्य विधानमंडल अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। ये स्ट्रक्चर पे आपको अपना आंसर करना है। अगर आपने आंसर लिखा है तो देखिए कि आपने इस तरीके से अपने आंसर को लिखा है या नहीं किया है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। संसद की वर्तमान संरचना को बताते हुए दोनों सदनों के विधान निर्माण संबंधी व्यवस्था को स्पष्ट करें। और फिर टेल जोड़ा हुआ है कि भारत के नए संसद भवन की जरूरत क्यों हुई और भावी इसका महत्व। थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ लग रहा है। भवन की जरूरत एवं इसके भावी महत्व को स्पष्ट करें। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को 2 भाग में बांट लीजिए। पहला भाग में आपको मुख्य रूप से आंसर लिखना है, दूसरा वाला भाग बहुत लंबा चौड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो संसद का बताना है आपको कि संसद जो है वो संघात्मक शासन व्यवस्था में संघ की विधायिका है। फिर विधायिका के अंतर्गत भारत का संसद आएगा। संसद का फिर संरचना बनाइए। आर्टिकल 79 में संसद है। संसद हमारे द्विसदनीय है। अपर हाउस के तौर पर राज्यसभा, आर्टिकल 81 में लोकसभा लोअर हाउस के तौर पे। फिर राज्यसभा का संरचना एक फ्लो चार्ट के तहत वही बना दीजिए कि राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 से क्लासिफिकेशन कर दीजिए कि 233 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को मिला करके और 12 राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 80 क्लाउज 3 के तहत समाज के अलग अलग ख्याति प्राप्त वर्ग में से नॉमिनेट किए जाते हैं। उधर दूसरी ओर जब लोकसभा का संरचना दिखलाएंगे तो आप सबको पता है कि वर्तमान में 543 इसकी संरचना है। 2 एंग्लो इंडियन को 104वें संशोधन के द्वारा अब अलग कर दिया गया है, तो वर्तमान में 543 है। अब इसका क्लासिफिकेशन आप कर दीजिए स्टेट और यूटी के तौर पे। एंग्लो इंडियन खत्म हो चुका है, तो स्टेट में 524। कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो हम स्पष्ट कर दें कि 530 था, लेकिन 6 जो सीट थे वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए, जो अभी केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर है, वो सीट वहां ट्रांसफर हो गया। तो जम्मू कश्मीर का 5 था, लद्दाख का 1, तो 6 हो गया। तो 530 में से 6 घट गया तो 524 हो गया आपके राज्यों से लोकसभा में प्रतिनिधित्व। और रेस्ट जो 543 में जाएगा वो उसमें 19 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उसमें उनका बंटवारा हो जाएगा। क्वेश्चन फिर आगे है कि दोनों सदनों के विधान निर्माण संबंधी व्यवस्था को स्पष्ट करें। तो विधान निर्माण का मोटे तौर पर 3 प्रकार हो जाएगा। एक साधारण विधेयक, तो आपको पता है किसी भी हाउस में रखते हैं, दोनों का पावर यहां कमोबेश बराबर। ठीक है, उसके बाद धन विधेयक, आपको पता है कि धन विधेयक पहले लोकसभा में ही रहेगा। राज्यसभा का पावर क्या है आपको पता है कि वो उसको अस्वीकार नहीं कर सकती है, संशोधन सहित पारित करेगी, लेकिन उसको मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है, या फिर राज्यसभा मैक्सिमम उसको 14 दिन तक रोकेगी। बाकी बातें आप जानते हैं। और तीसरा जो विधान से संबंधित व्यवस्था है वह संविधान संशोधन। संविधान संशोधन विधेयक भी किसी भी हाउस में रखा जाएगा और इसको दोनों हाउस में पारित होना आवश्यक होता है, अन्यथा यह खत्म हो जाएगा। जबकि ऑर्डिनरी जो साधारण विधेयक था उस पर अगर मतभेद होगा तो ज्वाइंट मीटिंग कॉल होगा, वो ऑब्जेक्टिव के दरमियान हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब ये करके इन दोनों का जो हम लोग विधान निर्माण संबंधी व्यवस्था था उसको स्पष्ट कर दिए। अब हम लोग आगे बढ़ करके क्वेश्चन का जो टेल है कि नए संसद भवन की क्या जरूरत थी, तो आप बताइए कि नया संसद भवन जो हमारा था वो 1927 में बना हुआ था, तो अत्यंत ही प्राचीन था। समय के साथ संख्या बल के दृष्टिकोण से वो छोटा होने लगा, क्योंकि
लोकसभा की संख्या पूर्व में भी बढ़ा करके 545 की गई थी। ठीक है, तो संख्या बढ़ने के कारण सदस्यों को वहां दिक्कत होता था। समय के साथ ये असुरक्षित भी रहा, क्योंकि हम लोगों ने संसद पर हमला होते हुए भी देखा है। लास्ट ईयर आपने ये भी देखा होगा कि संसद में कुछ लोग जो दर्शक दीर्घा में थे किस तरीके से वहां पहुंच गए। तो इन चीजों को ध्यान रख करके किया गया। समय के साथ पूरा का पूरा विश्व डिजिटल हो गया है, अत्याधुनिक करने की आवश्यकता थी, इसलिए उन जरूरतों को पूरा करने के लिए भी इसकी आवश्यकता थी। नए संसद भवन में अनेक प्रकार की सुविधाएं भी मुहैया कराई गई जो पुराने संसद भवन में जगह के अभाव में नहीं हो पा रहा था। पुस्तकालय का, हर सांसद के लिए अलग कार्यालय का, उनके लिए लाउंज का व्यवस्था करना, फिर जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है उनके लिए कमरा देने का व्यवस्था किया गया। ठीक है, तो सामरिक रूप से भी इसकी आवश्यकता थी और जगह के हिसाब से भी आवश्यकता थी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि जिस समय 1927 में पुराना वाला संसद भवन बना, उस दौरान दिल्ली जो था वो प्राकृतिक आपदा के क्षेत्र में उस तरीके से नहीं आता था। जैसे उस समय वो भूकंप जोन 2 में आता था, आज की तारीख में दिल्ली भूकंप जोन 4 में आता है। तो नया संसद भवन इन चीजों से सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। और इन सब बातों से ऊपर जाए हम लोग, तो अभी हमारा जो संसद का संरचना है, जो संख्या बल है, वो 1971 के जनगणना पर आधारित है। इसलिए उसकी संख्या अभी तक जो भी है 543 या उधर 245, और ये 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी। लेकिन नए परिसीमन के बाद 2026 के बाद ये संख्या बदलेगी। लोकसभा की सदस्य संख्या जो वर्तमान जो व्यवस्था है उसके तहत मैक्सिमम 552 हो सकता था, अब ये 888 हो जाएगा। जबकि राज्यसभा की सदस्य संख्या जो मैक्सिमम 250 हो सकती थी है 245, ठीक है, वो 384 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ज्वाइंट सेशन होगा तो 888 प्लस 384 मतलब कि 1272 लोगों की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में संसद का बड़ा करना आवश्यक था। तो इन बातों को दिखाते हुए आप अपना आंसर का, क्वेश्चन का मतलब दूसरा जो पार्ट है, इसको पूरा करने का काम करेंगे। ठीक है, अब समता का अधिकार, न्यायिक सक्रियता, इस पर हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, न्यायिक सक्रियता जुडिशियल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये उसके अधिकारों में कोई वृद्धि नहीं है, बल्कि अपने अधिकारों का सक्रियता से इस्तेमाल है। आप एग्जाम्पल वगैरह देके आगे कीजिएगा। समता का अधिकार क्या है, तो समता का अधिकार का मतलब पहले बताइए, और 14 से 18 तक में जो प्रोविजन है फंडामेंटल राइट्स में उसको बताइएगा। 5वीं अनुसूची पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आपने देखा होगा। तो झारखंड के संदर्भ में भी कोई अलग बात बतानी नहीं है कि 5th शेड्यूल में जो 10 राज्य आते हैं उसमें झारखंड भी है। थोड़ा सा आप जोड़ दीजिएगा कि झारखंड में जो CNT SPT एक्ट लगा हुआ है और उसके तहत जो जनजातियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, उन चीज़ों को जोड़ते हुए आप अपना आंसर को पूरा कीजिएगा। अदरवाइज हम सारा कुछ वीडियो में 5वीं सूची पर बता चुके हैं। अब देखें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, यहां भी हम 2 क्वेश्चन आपके लिए बता दें। पहला ऐसे कि मानवाधिकार की वैश्विक घोषणा क्या है, तो पहले आपको बता देना है कि मानवाधिकार क्या है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। ठीक है, घोषणा क्या है ये क्वेश्चन गिर रहा है यहां पे फोकस्ड है। लेकिन मानवाधिकार को बताते हुए आपको वैश्विक घोषणा बताना है कि यूएनओ ने इसको 10 दिसंबर 1948 को किया। इस घोषणा पत्र में 30 अनुच्छेद हैं। ठीक है, और उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारत के संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनसे इनका संबंध जुड़ता है। और कुछ उदाहरण देकर के आप समझाइए। ठीक है, जैसे कि यूएनओ का पहले तो घोषणा आपको दिखाना होगा 30 आर्टिकल, और उसी के साथ आप जोड़िएगा कि कौन सा उसका अनुच्छेद भारत के किस अनुच्छेद के किस प्रावधान से जुड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए यूएनओ का जो आर्टिकल 2 है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का, उसमें है कि भेदभाव का निषेध। ठीक है, तो भारत के संविधान का आर्टिकल 15 याद रखिए, जिसमें लिखा हुआ है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करना। तो ऐसे जोड़िएगा। इसी तरीके से और एक याद आ रहा है हमको, आर्टिकल 6 यूएनओ का अगर डिक्लेरेशन का बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि सभी जगह सभी लोगों को कानून का समान संरक्षण मिलेगा। तो भारत के संविधान का आर्टिकल 14 आप याद कर लीजिए। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई है। तो ऐसे जोड़ते हुए आप अपने आंसर को आगे ले जाने का काम कीजिएगा। सिविल सोसाइटी की भूमिका, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इस पर हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। अब देखिए
पीएमओ का कार्यालय आज शक्ति और प्रभाव की विस्मयकारी संस्था है, मतलब कि इसका पावर बहुत बढ़ गया है। तो इसका बेसिकली क्या लिखना हम लोगों को, तो हम लोगों को लिखना है पीएमओ का फंक्शंस। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, तो उनके कार्यों में सहायता देने के लिए, उनके दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ही 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री सचिवालय का गठन किया गया था, जो जून 1977 से पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय कहलाता है। फिर इसके बाद आप पीएमओ का एक संरचना बना दीजिए अपने कॉपी पर। उस संरचना में प्रधानमंत्री जो होंगे वो राजनीतिक प्रधान होंगे, उनके नीचे जो प्रशासनिक प्रधान होंगे वो प्रधान सचिव होंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। इसके प्रधान सचिव के अंडर में कई सारे लोग होंगे, इसमें मीडिया एडवाइजर होगा, एडिशनल सेक्रेटरी होंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आएंगे, फिर परफॉर्मेंस यूनिट होगा, मतलब कि कार्य निष्पादन समिति या इकाई होगी। फिर जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अंडर में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन होगा और इसमें भी कई तरह के अधिकारी होंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे, डायरेक्टर होंगे, विशेषाधिकारी होगा, उप सचिव होगा। तो ये उसका एक स्ट्रक्चर बना करके उसके बाद आप प्रधानमंत्री का पूरा भूमिका, उनका जो कार्य है, पीएमओ का मतलब प्रधानमंत्री का नहीं, पीएमओ का, वो सारा कार्य बताइए। ठीक है, और फिर इस कंक्लूजन पर पहुंचिए कि इतने सारे कार्यों को देखते हुए यह निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि पीएमओ का जो कार्यालय है वो अत्यंत ही प्रभावशाली है, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है प्रधानमंत्री के कारण इस कार्यालय का जो महत्व है वो बढ़ता या घटता भी रहा है। आज की तारीख में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो पीएमओ बहुत एक्टिव है, आप सब जान रहे हैं। जितने भी तरह के कार्यक्रम देखते हैं पीएमओ का, विदेश जाना, उनका भाषण, उनका लोगों को रेडियो के माध्यम से मन की बात, ये सब काम उनके द्वारा ही किया जाता है। तो ये सब चीज को बताते हुए आप अपने आंसर पर जाइए। जब कंक्लूजन पे जाइए तो आपको सिद्ध क्या करना है कि प्रधानमंत्री का कार्यालय आज शक्ति और प्रभाव की विस्मयकारी संस्था है। तो बताइए कि इसी परिप्रेक्ष्य में ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और एक और थोड़ा सा ब्रीफ कर दें हम, प्रशासन में विकेंद्रीकरण का महत्व क्यों बढ़ रहा है। तो प्रशासन में विकेंद्रीकरण का महत्व, सबसे पहले आपको डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, विकेंद्रीकरण क्या है, ये आपको बताना है। मोटे तौर पर हम इतना से बताएं कि विकेंद्रीकरण का मतलब सत्ता का हस्तांतरण, मतलब ऐसा सत्ता का हस्तांतरण जिसमें कि अधीनस्थ अधिकारियों को भी स्वेच्छा से कार्य करने का अधिकार मिले। तो विकेंद्रीकरण क्या है वो बताइएगा। ठीक है, आप हायरार्की दिखा करके या पिरामिड दिखा करके एक एरो ऊपर से नीचे की ओर भी कर सकते हैं, इतना से भी विकेंद्रीकरण का थोड़ा सा सेंस समझ में आ जाएगा। इसके बाद विकेंद्रीकरण का क्या मेरिट होता है वो बता दीजिए, उसके इंपॉर्टेंस का काम पूरा हो जाएगा। और रहा बात भारत में, तो अलग कुछ नहीं है, जो विकेंद्रीकरण का बात ओवरऑल पूरी दुनिया के लिए होता है वो भी भारत के लिए है। लेकिन साथ साथ आप ये भी जोड़ दीजिएगा अपने आंसर में कि भारत जो है ये विविधता वाला राष्ट्र है और अलग अलग इसकी मतलब विशेषताएं हैं, भौगोलिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, भाषा के रूप में इतनी तरह की विभिन्नताएं हैं, तो इतने प्रकार के समस्याओं भी हैं। ऐसी स्थिति में अगर सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था विकेंद्रीकृत होती है, तो स्थानीय समस्याओं को बेहतर तरीके से उठाया जाएगा, उनका बेहतर समाधान होगा और फिर उसमें जन सहभागिता भी प्राप्त होगी और फिर उसमें पंचायती राज का उदाहरण देते हुए अपने आंसर को पूरा करने का काम कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपने आंसर लिखा है तो आपका आंसर सही दिशा में जा रहा है। ठीक है, और आगे जब टेस्ट हम लेंगे तो पेपर 5th के विषय में इंडियन इकोनॉमी पर भी हम इसी तरीके से बात करेंगे, वहां भी ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, फिर साइंस पर भी बात करेंगे, हालांकि साइंस मेरा सब्जेक्ट नहीं है लेकिन बेसिक आइडिया तो आपको देने की स्थिति में होंगे, उन चीज़ों को करेंगे हम। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कि क्या ये तरीका क्वेश्चन को डील करने का सही है या नहीं है ये जरूर बताइए, क्योंकि जो पहले भी हम मॉक टेस्ट लिए हैं उस क्वेश्चन के विषय में भी फिर हम बताने की स्थिति में होंगे। हालांकि पहले के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव होता था। जिन लोगों ने टेस्ट दिया है उनको इस बात की जानकारी है और जिनको जानकारी नहीं है वो टेलीग्राम के माध्यम से क्वेश्चन देख सकते हैं और इस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे अगर आप चाहेंगे तो। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप लोग इसको आधार बना करके अपने आंसर को दुरुस्त करने का काम कीजिए। धन्यवाद।